बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ मैं हूं मोमिना साजिद। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में पीटीआई के खिलाफ गैर कानूनी फंडिंग भी साबित हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है। 8 साल बाद इस फैसले का हम सबको काफी अरसे से इंतजार था। 8 साल बाद आखिरकार इस फैसले की मुकदमे की समाअत हो चुकी है और ये फैसला सुना दिया गया है। और इस हवाले से हम आज बात करेंगे, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है या रिपोर्ट है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी हनीफुर रहमान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सीनियर सहाफी, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मुदस्सिर साहब ने, जो कि एक सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी सर, बताइएगा कि फॉरेन फंडिंग केस का ये जो फैसला है, ये फैसला है या रिपोर्ट है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सवाल ये उठता है कि आखिरकार फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से 8 माह बाद जो है, जो ये फैसला आया है, या रिपोर्ट जो कह लें, आप कुछ भी कह लें, मेरे ख्याल में फिलहाल ये फैसला तो नहीं है, ये रिपोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो है शोकाज नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं पीटीआई के रहनुमाओं को, और इस हवाले से वजाहत मांगी गई है। लेकिन इसमें जो बड़ा अहम नुक्ता है वो ये है कि आखिर क्या वजह है कि एक 8 साल तक जो है आप एक केस को है वो आप लटकाते रहें, और उस वक्त आप जो है वो फैसला या उस हवाले या फैसला या उस केस के हवाले से कोई हतमी बात जो है वो सामने आती है, जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्के एस्टेब्लिशमेंट और केस चल रहा हो, उनके माबैन जब तल्लुकात खराब होते हैं, इस तरह के फैसले सामने आते हैं। तो ये बड़ा अहम नुक्ता है। और अगर आपने देखा होगा कि जब पीटीआई के लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के जो है वो बयानात देते हुए नजर आते हैं, वो तकारीर जो है वो उनके बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट तकारीर होती है, उनके जुलूसों में एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया जा रहा है। तबादुल के साथ हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत मुश्किल जो है वो हालात जो है वो सामने आए हैं। पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इनके खिलाफ जो लोग हैं, इनके खिलाफ केसेस बने हैं, इनके खिलाफ एक माहौल बनाया गया है। तो मेरे ख्याल में अभी जो वजाहत मांगी गई है, जो शोकाज नोटिस दिया गया है, ये भी एक इमरान खान साहब के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है कि या तो आप अपनी ज़बान लगाम दें, अपना रवैया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ज़रा नरम रखें, अदरवाइज इस तरह के फैसले और इस तरह के मामला जो हैं वो और मज़ीद सामने आएंगे। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल हतमी तौर पर पीटीआई के खिलाफ जो है एक फैसला कुन मरहला जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि इसके बाद बड़े मराहिल होते हैं। क्योंकि बाज़ लोग जो इस इंतज़ार में थे कि शायद आज ही पीटीआई पर जो है वो पाबंदी लगाने का जो है एक हुक्म जारी किया जाएगा, या जिस तरीके से लोगों को इंतज़ार था पीटीआई के खिलाफ एक माहौल बनाने के बाद जो उनकी तवक्कुआत थी कि शायद पीटीआई को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही थी, या जिस मुश्किल फैसले की जो तवक्कुआत थे, मेरे ख्याल में वो नहीं हुआ। जी बिल्कुल, मुदस्सिर साहब, आप क्या कहेंगे कि इस फैसले के बाद पीटीआई का आपको क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? आप क्या पीटीआई का मुस्तकबिल देख रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हनीफ साहब ने बात की कि जो तवक्कुआत की जा रही थी अपोजिशन, जो हुकूमत की जो इत्तेहादी पार्टियों की जानिब से, वो शायद तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, क्योंकि यही तवक्को किया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऐसा कोई सख्त किस्म का फैसला देगा जिससे फौरी तौर पर ये पार्टी पर पाबंदी लग जाएगी। उसके बाद जैसे पाबंदी लगती है तो यकीनी तौर पर उसके जो MP पीटीआई के नाम से मंसूब हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उनकी रुकनीत या तो आज़ाद की हैसियत से हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी बरी ज़िम्मा हुआ है। उन्होंने हालात को देखते हुए अपनी जान जैसे छुड़वानी होती है ऐसे छुड़ाई है, और उन्होंने एक तरह की गेंद वफाकी हुकूमत की बॉल में फेंक दी है कि अब आप इसको अपने तरीके से खेलें। आप बेशक सुप्रीम कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी बड़ी रिकगनाइज़ की जाती है, मानी जाती है अपोजिशन की जानिब से। जो तहरीक इंसाफ अपोजिशन है वो इस चीज़ को बड़ा तस्लीम करती है
कि सुप्रीम कोर्ट बड़े अच्छे फैसले करती है। वो अलग बात है कि जब अदम एतमाद का मामला था तो उस पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन जब से परवेज़ इलाही का मामला आया है तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा एहतराम किया जाता है, उसके अल्फाज को, उनके फैसलों को माना जाता है तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो अब ये एक तरीक़ाकार शायद उन्होंने एक तरह का कर दिया है, वफाकी हुकूमत के पास फेंक दिया है बाल, और वो अब फर्दर इस पर स्टैंड लेंगे और मेरा ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट के रुजू करेंगे या हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और एक पाबंदी का जो प्रोसेस है वो पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। अब सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। तो तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल इस सूरत में, इस फैसले की रोशनी में, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बेंच की जानिब से, अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर होती है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये फैसला बेसिकली कानूनी तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का फैसला आया, ये जिसको रिपोर्ट कहेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग है कि तहरीक इंसाफ के पास शायद बचने के चांसेस कम है कि अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट यकीनी तौर पे, क्योंकि माजी की मिसालें मौजूद हैं कि नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उनको सिर्फ तनख्वाह लेने के मामले पे अगर उनको ओहदे से हटाने का हुक्म आ सकता है, तो यकीनी तौर पे ये इतना बड़ा मामला है, इस पर यकीनी तौर पे किसी किस्म का रिलीफ मिलना मुश्किल है। लेकिन सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल वक्त ज़रूर है। अगर ये चीज़ प्रॉपर उसी तरीके से, उसी स्ट्रेटजी के साथ चली तो तहरीक इंसाफ की यकीनी तौर पे जो मेंबर हैं उनकी रुकनीत ख़त्म होगी। लेकिन अगले इलेक्शन तक ये मामला क्लियर भी हो जाएगा। ये नहीं, ये सिर्फ इस टेन्योर तक इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की रोशनी में इस टेन्योर तक तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पे नुकसान होगा। लेकिन जो आइंदा 2023 में इलेक्शन हो रहा है उसके लिए वो यकीनी तौर पे बी प्लान उन्होंने ज़रूर तैयार किया होगा। पार्टी दूसरी रजिस्टर, जैसे पीपल्स पार्टी की माजी की मिसाल है, वो भी उन्होंने दोबारा रजिस्टर करे, लेकिन वो उन्होंने किसी और वजह के बिना पे रजिस्टर कराई थी। लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने दोबारा एक और पार्टी में रजिस्टर कराने का भी प्लान ज़हन में रखा हुआ है। बिल्कुल इसी हवाले से, लेकिन अगर बात की जाए, मैं हनीफ साहब आपसे सवाल पूछूंगी कि अगर इस हवाले से बात की जाए तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमारी सिक्योरिटी क्यों की गई, तमाम सियासी जमातों की भी सिक्योरिटी की जाए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या दूसरी सियासी जमातों की भी सिक्योरिटी की जाएगी? बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है और इखलाकी तौर पर ऐसा ही होना चाहिए। उसूलन ये बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा है कि सिक्योरिटी सबकी होनी चाहिए। जितनी भी जमातें पाकिस्तान में, पाकिस्तान का ये कि हमारी जमात को फंड कहाँ से आ रहा है, हमारी जमात के जो फंड्स हैं वो इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं, और हमारी जमात के किन लोगों के हाथों में हमारे जो माली इंतजामात है वो हमारे किन लोगों के हाथों में है। ये पाकिस्तान की आवाम का हक है और तमाम पाकिस्तान की जमातों को मेरे ख्याल में, लेकिन फैसले में तो जी बिल्कुल, लेकिन फैसले में तो ये साफ साफ कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने साफ साफ कह दिया है कि 34 गैर मुल्कियों से डोनेशन वसूल की गई है। 34 गैर मुल्कियों से डोनेशन वसूल करना कोई आम या मामूली बात नहीं है। ये एक, इसके साथ इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान अपने आप को अब सेफ साइड देंगे, तहरीक इंसाफ अब खुद को कैसे सेफ साइड देगी? नहीं देखिए, मैंने तो ये नहीं कहा कि वो किसी सेफ साइड पे जाएंगे, या जो नुक्ते आपने उठाए हैं बिल्कुल ये दुरुस्त है। वाकईतन उन्होंने गैर मुल्की लोगों से और गैर मुल्की कंपनियों से फंड जो है वो लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इसकी वजह से इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह PTI के हवाले से इलेक्शन कमीशन का एक फैसला सामने आया है, या रिपोर्ट जो भी आप कह लें जो सामने आई है, अगर PTI के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके फंड कहाँ से आते हैं, कहाँ पे सर्फ होते हैं, ये अवाम को पता होना चाहिए। इसी तरह PTI का ये मुतालबा भी जायज़ है कि पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI या दीगर जमातें जो हैं उनके फंड्स कहाँ से आते हैं और कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो पाकिस्तान की आवाम का ये भी हक बनता है कि उनको आगाही हासिल हो इस हवाले से। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि PTI के लोगों को जो फंड दिए गए हैं गैर मुल्की लोगों या गैर मुल्की कंपनियों दिए, ये बिल्कुल आईनी तौर पर बिल्कुल गलत है, और पाकिस्तान जो इलेक्शन एक्ट 17 है उसके हवाले से ये बिल्कुल एक ममनुआ एक जो है एक एक्ट है, और इसमें अगर बात वाकईतन जो है जो तकरीबन साबित हो चुकी है, और आइंदा यकीन शोकाज नोटिस के बाद मजीद वजाहत हो जाएगी कि क्या मामला है। अगर इन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कट साबित किया गया कि ये ममनुआ फंड जो है ये बाकायदा जारी किए गए हैं, हासिल किए गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं, तो मेरे ख्याल में फिर मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा।
اور پی ٹی آئی کے لیے جو ہے ایک بہت مشکل ہوگا اپنے آپ کو سیو کرنا. اگر پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر ان کے جو فنڈز یا مالی معاملات جو ہیں اگر اس حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تو یقیناً ان دو جماعتوں کو زیادہ فائدہ پہنچے گا, کیونکہ سیاسی طور پر جو ہے جو بڑے حریف سمجھے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, جے یو آئی بھی کہہ لیں, یہ جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہیں وہ اپوزٹ پارٹیاں ہیں, اور ان کو یقیناً فائدہ پہنچے گا. انتخابات میں بھی ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, کیونکہ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک نیریٹو جو ہے ان کو مل چکا ہے کہ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ غیر ملکی فنڈ جو ہے وہ مہیا کیے گئے ہیں, غیر ملکی ہاتھوں میں یہ پارٹی جو ہے وہ کھیلتی رہی ہے, اور یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ایک بیانیہ ایک نیریٹو ہے کہ پی ٹی آئی بیسیکلی غیر ملکی ایجنڈے پر جو ہے وہ کار فرما ہے, اس نیریٹو کو تقویت ملے گی. تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین جتنے بھی ہیں ان سب کو فائدہ پہنچے گا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. مدثر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کو باہر سے فنڈ لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ باہر سے فنڈ دیکھیں, جہاں تک حنیف صاحب بات کر رہے تھے کہ شاید دوسری سیاسی جماعتوں کے بھی اس طرح کے فیصلے آنے چاہیے, ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے, تو میرا نہیں خیال کہ دوسری سیاسی جماعتوں کو اوورسیز کوئی ڈونیشن دیتے ہوں. تحریک انصاف کی ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اوورسیز جو پاکستانی ہیں یا غیر ملکی ہیں ان کو پسند کرتے ہیں, ان کو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, وہ شوکت خانم ہاسپٹل کی مد میں ہو, دوسرے معاملات کے حوالے سے ہوں. ویسے بھی ڈونیشن پارٹی ایک طرح کی ہے, وہ شروع سے ان کی بنیاد اسی بنیاد پہ پڑی ہے. جہاں تک عمران خان کی بات ہے, سیاست میں آنے کے لیے ڈونیشن فنڈ یہ معاملہ تمام ضروری ہوتا ہے. جے یو آئی ایف وہ ایک مذہبی معاملے کے تحت ان کی ڈونیشن چلتی رہتی ہے, پیپلز پارٹی وہ ایک سیاسی بنیادوں پہ ڈونیشن کلیکٹ کرتی ہے, وہ کام کی بنیادوں پہ ڈونیشن کلیکٹ کرتی ہے, پی ایم ایل این انفراسٹرکچرز کے معاملات پہ ڈونیشن اکٹھی کرتی ہے. یہ ایک اسٹریٹجیز ہے. جہاں تک میں ایک ضرور بات کہوں گا کہ اگر کسی دن یہ فیصلہ آ گیا تمام پارٹیز کا اور یہ ڈونیشنز کا معاملہ آیا تو ساری کی ساری سیاسی پارٹیاں ختم ہو جائیں گی پاکستان میں, کیونکہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی پارٹی کے ڈونیشن فنڈ ضرور ہیں. اور عمران خان کو ضرورت ظاہری بات اس لیے پیش آئی ہوگی, انہوں نے سیاسی پارٹی کو اپنی کو فروغ دینا ہوگا, آگے بڑھانا ہوگا, اور ڈونیشن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے, خاص طور پہ پاکستان. بالکل ٹھیک ہو گیا, ڈونیشن کے بغیر کسی بھی سیاسی پارٹی کا آگے چلنا ممکن نہیں ہے, مشکل ہے. تو حنیف صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہم 8 سال سے سنتے آئے ہیں, یہ معاملہ 8 سال سے التوا کا شکار ہوتا جا رہا ہے, تو اتنا عرصہ کیوں لگا اس معاملے میں, التوا پہ التوا ہوتا جاتا رہا, ملتوی ہوتا جاتا رہا, یہ فیصلہ کیوں اتنا التوا کا شکار کیوں رہا یہ معاملہ؟ دیکھیے پاکستان میں بدقسمتی سے المیہ یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کی مختلف حلقوں کے ساتھ ایک پیج پر ہوتے ہیں تو پھر آپ کے کیسز بھی جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو تاریخ دی جاتی ہے, اور جب آپ مختلف حلقوں کے ساتھ جو ہے آپ کے روابط بہتر ہوتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں, یا حرف عام میں آپ ایک پیج پر ہوتے ہیں تو پھر نہ تو آپ کے خلاف کیسز بنتے ہیں, نہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی بہت بڑی کارروائی ہو سکتی ہے, نہ آپ جو ہے آپ کے خلاف کوئی سیاسی طور پر کوئی ایسی فضا بنتی ہے جس میں آپ کو نقصان ہو. لیکن جیسے ہی جو ہی آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا مختلف حلقوں کے خلاف کوئی بیانیہ لے کے چلتے ہیں, آپ جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ کوئی بیان دیتے ہیں, جلسے جلوسوں میں اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, تو پھر آپ کے خلاف جو آلریڈی پینڈنگ کیسز جو ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کیسز میں جو ہے وہ فیصلے آنے میں تیز رفتاری کا بھی ہمیں مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے, اور پھر آپ کے خلاف جو ہے نئے نئے کیسز بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ جو ہے اس حوالے سے بہت مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. پھر تو میرے خیال میں یہ ایک المیہ ہے پاکستان میں, اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں تو پھر آپ کے کیسز جو ہے وہ 8 سال تک جو ہے وہ لٹکتے رہتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں تو پھر آپ کے کیسز جو ہیں وہ حتمی جو ہم جسے کہتے ہیں کہ حتمی نتیجہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پاکستان کا المیہ ہے اور میرے خیال میں اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے.
अनीफ साहब, इस बात पे थोड़ा सा इख्तलाफ ज़रूर करूँगा। जैसे आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बयानिया गलत होता है, तो शायद उसकी बुनियाद पे मेरा जहाँ तक ख्याल है, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात तो पहले भी शायद बेहतर नहीं थे। 2014 में जब ये केस की बुनियाद पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बरसरे इक़्तिदार मिला तहरीक इंसाफ को। जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो अगर इसको यूँ कहें कि इनके एंटी अगर हुकूमत में आ जाते हैं तो वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर, क्योंकि ये फैसला शायद आपको भी पता है कि पीटीआई के दौर में अगर आता तो कोई भी इसका फाल नहीं होता, कोई नतीजा ना निकलता। ये नून लीग के दौर में आया तो यकीनी तौर पे शायद नून लीग इससे इस्तेफादा हासिल करे। एस्टेब्लिशमेंट का शायद शामिल करना मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई किरदार हो सकता है इसमें। जी, इसके साथ साथ ही आज के हमारा एक और टॉपिक भी हम साथ साथ लेके चलेंगे कि जो चौधरी शुजात के बयान आपसे बीच में कट रही थी, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसे आप देखिए मुदस्सिर, आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तासुर मौजूद है मुल्क में, पाकिस्तान में ये तासुर मौजूद है, ये इंप्रेशन मौजूद है। इसमें हकीकत क्या है और इसमें जो है वो किस हद तक जो है वो ये बात हकीकत से दूर है, ये अलग मौजू है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में तासुर मौजूद है और आप मुझसे बेहतर समझते हैं चीज़ों को। ठीक हो गया। इसके साथ साथ ही आपको बताते चलें कि आज के प्रोग्राम में हमारा एक और टॉपिक भी ये था कि चौधरी शुजात के बयान के बाद परवेज इलाही की सीट भी खतरे में पड़ चुकी है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे मुदस्सिर साहब? क्या चौधरी परवेज इलाही अपना वज़ारत आला का टेन्योर पूरा कर सकेंगे, जहां तक इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आ चुका है? इसको दो तनाजुर में देख सकते हैं, क्योंकि वक्त की कमी है। मैं चाहता हूँ मुख्तसरन बात करूँ। एक तो इस तनाजुर में जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, अगर ये पाए तकमील तक पहुँचता है तो यकीनी तौर पर जो 186 जिसमें से 176 जो पीटीआई के एमपीएस हैं उनकी हमायत है, तो यकीनी तौर पे अगर फैसले के मुताबिक उनकी एमपीएशिप अगर खतरे में पड़ सकती है तो यकीनी तौर पे वो जिसके बुनियाद पे वज़ीर आला बने तो फिर उनकी वजारत को भी खतरा है। दूसरी वजह ये भी है, जो चौधरी शुजात साहब ने स्टेटमेंट दिए तो उनके अंदर भी इख्तलाफ पैदा हो चुका है काफ लीग के अंदर, और यकीनी तौर पर शायद नेक्स्ट स्ट्रेटजी, अगर ये मामला इख्तलाफ तक बढ़ता गया तो नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी होगी काफ लीग की, वो 10 एमपीएस के खिलाफ भी आर्टिकल 63 पे कोई रेफरेंस ना भेज दे। ये सारी सूरत हाल भी हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया हनीफुर रहमान साहब हमें ज्वाइन करने का। इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे मुदस्सिर साहब। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ मुझे मोमिना साजिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।